हम लोग देख रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। चैलेंजर एंड माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर आपको हम दिखलाए थे दो साइनर्जिड, जिसमें से एक डिसइंटीग्रेट कर चुका है। ये साइनर्जिड है, और ये डिसइंटीग्रेटेड साइनर्जिड है। इसमें आपको पॉलन ट्यूब दिखलाना होगा कि पॉलन ट्यूब आया है, और वो पॉलन ट्यूब अपने टिप से पॉलन ट्यूब ये दो मेल गैमेट को यहाँ डिस्चार्ज कर चुका है। एक है स्मॉलर मेल न्यूक्लियस और एक है लार्जर मेल न्यूक्लियस। तो ये है स्मॉलर मेल न्यूक्लियस और दूसरा है लार्जर मेल न्यूक्लियस। यहाँ पर एग है, और यहाँ पर सेंट्रल सेल है। और सेंट्रल सेल N+N है। सेंट्रल सेल का नाम आप पोलर सेल न्यूक्लियाई दिए थे, पोलर सेल न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। चैलेंजर एंड पर एंटीपोडल्स मिलता है, तो ये तीनों एंटीपोडल्स हैं। अब पॉलन ट्यूब एंट्री लिया है सिनर्जिड के फिलीफॉर्म अपरेटस के द्वारा। ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। तो जिस समय में पॉलन ट्यूब एंट्री लिया उस समय में ये एक सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट कर गया। सो डिसइंटीग्रेटेड सिनर्जिड, यहाँ आप लिखेंगे वन सिनर्जिड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ pollen tube during the entry of pollen tube। और ये सिनर्जिड बर्बाद होगा जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाएगा। डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलन ट्यूब, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली दो सिनर्जिड आगे है, ऐसे है। दो फिंगर को अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये दोनों सिनर्जिड है और पीछे से ये एग है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलन ट्यूब एग ही में एंट्री कर जाता है, एक बर्बाद हो गया। एक बर्बाद हो जाने का मीन्स है कि अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो दो सिनर्जिड में से कोई एक सिनर्जिड एग के जैसा काम करता है, और इसीलिए सिनर्जिड का दूसरा नाम पोटेंशियल एग होता है। इसलिए याद रखना है कि सिनर्जिड जो है, सिनर्जिड का दूसरा नाम पोटेंशियल एग होता है। और ये नेम पोटेंशियल एग इसलिए दिया गया है कि कहीं गलती से पॉलन ट्यूब एग को ही अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो दो में से कोई एक सिनर्जिड एग के जैसा काम करेगा और फर्टिलाइजेशन एक सिनर्जिड के साथ होगा। इसलिए सिनर्जिड का दूसरा नाम पोटेंशियल एग होता है।
याद रखना होगा आपको, मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एक क्या होता है। अब है यहाँ पर कि एंटीपोडल्स कब डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो ये एंटीपोडल्स तब डिसइंटीग्रेट करेंगे जब यहाँ पर एक का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे लार्जर मेल न्यूक्लियस के साथ, यानी पहला जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा सोमैटिक फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद एंटीपोडल्स बर्बाद होंगे, क्योंकि एंटीपोडल्स का काम है एम्ब्रियो को या एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट सप्लाई करना, इसलिए ये लेट से थोड़ा डिस्ट्रॉयड होगा कौन, एंटीपोडल्स। और आपको बता चुके हैं हम एंटीपोडल्स में हॉस्टोडिया होता है, हॉस्टोडियल सेल है ये एक प्रकार का, और इसका डिसइंटीग्रेशन कब होता है ये ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमको अब देखना होगा कि जो स्मॉलर मेल न्यूक्लियस आया है पॉलन ट्यूब के द्वारा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एक के साथ, और लार्जर वाला फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम जरा आपको हम पॉलन ट्यूब के बारे में कुछ खास बात यहाँ पहले बताना चाहेंगे। अब जरा पहले आप इस सिंपल डायग्राम को जरा देख लीजिए। लास्ट डे यानी कि लास्ट क्लास में आप ऐसे पढ़े थे कि ये जो स्टाइल है, हम आपको बताए थे कि स्टाइल हॉलो हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। सोचिए कि स्टाइल सॉलिड है या स्टाइल सेमी सॉलिड है। ऐसे कंडीशन में जो पॉलन ट्यूब यहाँ से निकला है, जो पॉलन ट्यूब यहाँ से निकला है वो तो स्टाइल के टिश्यू को ब्रेक करते हुए जाएगा और तब ये यहाँ पर इस एंड पर आकर के एंट्री लेगा और ये पॉलन ट्यूब बढ़ता हुआ अब यहाँ पर एंट्री लेगा यहाँ। तो जो स्टाइल का टिश्यू बर्बाद होगा, जो डिसइंटीग्रेट होगा टिश्यू स्टाइल का, सॉलिड या सेमी सॉलिड कंडीशन में, तो उसको कहेंगे आप पैरामूलर बॉडी। ये पैरामूलर बॉडी कहलाएगा। और ये पॉलन ट्यूब जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, पूछेगा कि इस पॉलन ट्यूब को कौन बनाया, तो आपको तो याद है बाहर का पोर्शन एक्साइन है जो स्पोरोपोलेनिन से बना रहता है और अंदर वाला पोर्शन क्या है, इंटाइन, और इंटाइन बना रहता है सेलुलोज प्लस पैक्टिन से, इसलिए इंटाइन में होगा सेलुलोज प्लस पैक्टिन। तो पॉलन ट्यूब कहाँ से ड्राइव्ड होगा, इंटाइन से, ड्राइव्ड फ्रॉम इंटाइन। इट मीन्स पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन किससे होगा, सेलुलोज प्लस पैक्टिन से। अब अगर हम इसके टिप को देखें, टिप ऑफ पॉलन ट्यूब को अगर देखा जाए, तो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब पर आपको ये कैप ब्लॉक मिलेगा और यहाँ जो गोल्जी होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अब जान रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ही सेक्रीशन से, ये जो सेक्रीशन यहाँ छोड़ेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यही यहाँ पर सिनर्जिड के टिश्यू को बर्बाद करेगा, तोड़ते हुए अंदर जाएगा। इसलिए टिप पर आपको क्या मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पर आपको मिल सकता है जो एनर्जी देगा, तोड़ने में मदद करेगा। कभी कभी इस टिप पर कुछ एक्स नाम का बॉडी मिलता है, एक्स बॉडी पूछ देता है कि एक्स बॉडी मिला, अननोन बॉडी, एक्स बॉडी। तो एक्स बॉडी डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस सबको कहा जाता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो
आएगा और यहाँ सिनर्जिड को तोड़ेगा, जो न्यूक्लियस सब डिस्ट्रॉयड होगा उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रहेगा, वो अननोन पार्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक्स बॉडी कहलाएगा। यहाँ पर पैरामूलर बॉडी क्या हो गया, ब्रोकन पार्ट। स्टाइल का जो टिश्यू टूटा है पॉलन ट्यूब के एंट्री लेने से, और आपको याद होगा पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ आ रहा है, बोरन याद होगा, कैल्शियम और आयनोसाइटॉल शुगर के द्वारा। तो बोरन, कैल्शियम और आयनोसाइटॉल यही पॉलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर बताए थे कि पॉलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा। तो व्हाट इज पैरामूलर बॉडी? सो ब्रोकन स्टाइलर टिश्यू, ब्रोकन स्टाइलर टिश्यू या वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ये सब आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अब आप ऐसे देखिए, एग का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करेगा? तो आंसर है स्मॉलर मेल न्यूक्लियस के साथ। दोनों हैप्लोइड है और दोनों का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करेगा तो आप इसको कहेंगे सिनगैमी, या आप इसको कहेंगे एम्फीमिक्सिस, या आप इसको कहेंगे जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये सब नेम हम आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। ये देखिए सिनर्जिड, सिनर्जिड की बर्बादी कब हुई? पॉलन ट्यूब के एंट्री लेने के बाद एक बर्बाद होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। सिनगैमी का ही नाम एम्फीमिक्सिस है, या इसको आप कहेंगे जेनेटिव फर्टिलाइजेशन। जेनेटिव फर्टिलाइजेशन इसका नाम होगा, और ये बनाएगा जैगोट। ये जैगोट डिप्लॉयड होगा 2n, और इसको कहेंगे आप फर्स्ट इवेंट, पहला इवेंट होगा, यानी पहला जो फ्यूजन होगा वो स्मॉलर मेल न्यूक्लियस का एक के साथ होगा। अब सेकेंड इवेंट क्या होगा? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या सेंट्रल सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या आप इसको कहेंगे सेंट्रल सेल, जिसमें आप पढ़े थे n+n, वो लार्जर मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। लार्जर मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड है और ये डायकैरियोटिक है। n+n का मीन्स क्या होगा? डायकैरियोटिक। दो न्यूक्लियस है इसलिए क्या कहेंगे? डायकैरियोटिक। अब इसको आप क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस 1, 2 and 3 न्यूक्लियाई गेट फ्यूज टुगेदर, इसलिए नाम पड़ गया है इसका ट्रिपल फ्यूजन। या आप इसको कहेंगे सोमैटिक फर्टिलाइजेशन। सोमैटिक फर्टिलाइजेशन जो होगा, अब ये सोमैटिक फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाएगा, जो 3n होगा। इसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये सेकेंड इवेंट होगा। ये तब होगा जब पहला वाला इवेंट कंप्लीट हो गया रहेगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को अगर मिला दें तो नाम हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू जेनेटिव फर्टिलाइजेशन प्लस सोमैटिक फर्टिलाइजेशन, आई मीन सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इससे फायदा क्या हुआ? सिनगैमी से आपको क्या मिला? जैगोट। जैगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो।
ये आपको एम्ब्रियो देगा और ट्रिपल फ्यूजन होने से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है और ये चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म 3n होगा, जिसको कहेंगे आप ट्रिप्लोइड। तो ये ट्रिप्लोइड हो जाएगा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो भी बनेंगे और एंडोस्पर्म बनेगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टर होगा। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं, सिर्फ इफेड्रा है जहां डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। So double fertilization makes seed viable in angiosperms। एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होगा और ये डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म्स में, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। एक्सेप्ट इफेड्रा। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एम्ब्रियो जो जैगोट से आएगा एंड एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आएगा। और इस एंडोस्पर्म का काम होगा इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट सप्लाई करना। इसलिए जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और जैगोट उससे पहले ऑलरेडी बन चुके रहेंगे, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म गेट प्रोड्यूस्ड बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब तक एम्ब्रियो डेवलप करेगा उससे पहले ये डेवलप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसको नरिशमेंट सप्लाई देगा। तो वो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना और ये एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना। अगर हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के बारे में, अभी जो तत्काल हम लोगों को पढ़ना है, जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप जरा देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसका होगा, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब। तो अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि सबसे लंबा स्टाइल आपको बताए थे हम किसका होता है। जिसका सबसे लंबा स्टाइल होगा उसी स्टाइल को पार करने के लिए पॉलन ट्यूब को सबसे लंबा होना पड़ेगा। इसलिए सबसे लंबा स्टाइल आपको बताए थे हम, लॉन्गेस्ट स्टाइल एंड स्टिग्मा मेज में होता है, यानी कॉर्न में होता है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब भी कहाँ होगा, तो आंसर क्या होगा, मेज में, जिसको आप जी मेज कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टाइल भी लॉन्गेस्ट होते हैं, जी मेज। इसलिए पॉलन ट्यूब भी सबसे लंबा यही होगा। अब आप फिर एक और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जो मेडिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सोचिए, यहाँ पर एग है और यहाँ पॉलन ट्यूब आया है माइक्रोपाइलर एंड से, और चलाजर एंड यहाँ पर सेंट्रल सेल है।
सेंट्रल सेल। अब पता चला कि दूसरा पॉलन ट्यूब चलाजल एंड के तरफ से या साइड के हिस्से से पॉलन ट्यूब आ गया और वो लार्जर मेल न्यूक्लियस को छोड़ा, लार्जर मेल न्यूक्लियस यहाँ आ गया, और एक का फर्टिलाइजेशन जिस पॉलन ट्यूब से हुआ है वो अपने में लाया है स्मॉलर मेल न्यूक्लियस को। तो इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हो जाए और सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन अगर लार्जर मेल न्यूक्लियस के साथ हो जाए, तब तो दो अलग अलग पॉलन ट्यूब से लाए हुए स्मॉलर एंड लार्जर मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगा। तब इस कंडीशन में आप इसको कहेंगे हेटेरो फर्टिलाइजेशन। तो एक टर्म आएगा, व्हाट इज हेटेरो फर्टिलाइजेशन। तो हेटेरो फर्टिलाइजेशन कब होगा? तो व्हेन एग is fertilized, egg is fertilized by smaller male nucleus of one pollen tube and central cell get fertilized by larger male nucleus of another pollen tube, दूसरे pollen tube के द्वारा लाए गए लार्जर मेल न्यूक्लियस से अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब आप ये टर्म यहाँ देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज हेटेरो फर्टिलाइजेशन। हेटेरो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब देखिए, अभी जो आप फर्टिलाइजेशन पढ़े वो एक प्लांट के बॉडी के अंदर आप पढ़े। साइंटिस्ट के द्वारा जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में आप नाम सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ, टेस्ट ट्यूब में एक को फर्टिलाइज किया गया, वैसे ही टेस्ट ट्यूब में भी एक को फर्टिलाइज किया जाता है। और ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आई मीन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। और आपको याद होगा फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, आप याद कीजिए, वो साइंटिस्ट पहली बार पॉलन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराए। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप सुने होंगे। तो यहाँ पर हम नोट में लिखना चाहेंगे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, जिसको आप कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यहाँ के लिए आंसर हो जाएगा बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज को देखना चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा। तो आप लेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखिए क्या होगा। देखिए, जो एग है वो फर्टिलाइज होने के बाद चेंज हो गया जायगोट में, और जायगोट डिप्लॉयड हो गया और इससे बनेगा एम्ब्रियो, और ये भी डिप्लॉयड होगा। दूसरा था सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में चेंज किया 3n स्ट्रक्चर,
और ये था N+N डायकैरियोटिक, और इससे बनेगा फाइनली एंडोस्पर्म। आपको बताए थे हम एंडोस्पर्म में रहेंगे रिजर्व फूड, और ये रिजर्व फूड ये सप्लाई करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसके अलावे जो बाकी था उसका क्या होगा, तो हम आपको बता चुके हैं कि बाकी डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन और जो चेंज होगा वो क्या होगा, तो वो आपको बता दें। पहला ओवरी, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है फ्रूट में। सो व्हाट इज फ्रूट? आंसर इज ओवरी इज डिप्लॉइड, सो फ्रूट इज डिप्लॉइड 2n। ovary wall, ovary wall is 2n diploid and it produce pericarp. So in fleshy fruit pericarp may be differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. In fleshy fruit not in dry fruit। न्यूसेलस, न्यूसेलस जो है वो भी 2n होता है, और ये न्यूसेलस चेंज कर जाएगा पेरिस्पर्म में, और पेरिस्पर्म भी 2n होगा। इसको आप कहेंगे रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, या आप कहेंगे परसिस्टेंट न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस भी है क्वेश्चन। एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट लेयर एल्डोन लेयर हो जाता है, एल्डोन लेयर, क्योंकि एंडोस्पर्म 3n हो चुका है, ट्रिप्लॉइड हो चुका है, तो एल्डोन लेयर जो है ये भी 3n होगा, और ये एल्डोन लेयर हो गया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, एल्डोन एंड पेरिस्पर्म। अब देखिए पेरिस्पर्म इज एडेबल इन, पेरिस्पर्म आप खाते हैं, पेरिस्पर्म इज एडेबल इन, ये सब ऑलरेडी 11th में हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बताने जा रहे हैं। कॉफ़ी, ब्लैक पेपर, एंड चिलगोजा, जो पाइनस का फ्रूट है, पाइनस जिरेडियानम, चिलगोजा, ये पाइनस जिरेडियानम से प्राप्त होता है, जो एक जिम्नोस्पर्म है। चिलगोजा, इस तीनों में पेरिस्पर्म खाया जाता है, पेरिस्पर्म एडेबल होता है। जब हम आपको 11th में फ्रूट पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि 11th वाले चैप्टर में जो फ्रूट दिया हुआ है वो डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम आपको बताए थे कि ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। और आपका ये जो चल रहा है चैप्टर, ये रनिंग चैप्टर जो आपका है वो 12th है, तो इसमें हम आपको अभी फ्रूट के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए ऑलरेडी आप फ्रूट के बारे में डेफिनेशन सब जान चुके हैं, व्हाट इज़ फ्रूट, फ्रूट का स्टडी क्या होगा, तो स्टडी को कहेंगे पोमोलॉजी। Study of fruit called pomology, largest fruit and smallest fruit। ये सब आप पहले से जानते हैं। डबल कोकोनट, जिसको आप कहते हैं लौडोकिया,
लड़किया डबल कोकोनट 18 kg का फ्रूट होता है और इसके सीड 9 kg के होते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रूट लार्जेस्ट सीड, स्मॉलेस्ट फ्रूट स्मॉलेस्ट सीड, सबका एक ही आंसर होता है ऑर्किड में। अब है व्हाट इज फ्रूट। सो फ्रूट इज a matured fruit is a matured fertilized ovary, matured fertilized ovary। now अब आगे देखिए, फ्रूट को डिवाइड करेंगे आप। फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू फ्रूट and true for eucarpic fruit, second is false fruit, और pseudocarpic fruit, और spurious fruit। एग्जाम्पल ये आप लेंगे, पहले बात समझ लें। ट्रू फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी ओनली, केवल ओवरी से बनेगा, जबकि ये स्पूरियस फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी प्लस प्लासेंटा या ओवरी प्लस थालेमस कहिए, प्लासेंटा नहीं, थालेमस, या कहिए ओवरी प्लस ब्रैक्ट्स या पेरियंथ। इस सब से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो नाम क्या हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट का अगर हम एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम में आता है बार बार, ये फॉल्स फ्रूट कौन है? तो एप्पल है, पियर है और स्ट्रॉबेरी है। ये 3 नेम आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रू फ्रूट के बारे में या फ्रूट के बारे में।